सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फैसल अजीज खान। दुनिया की तारीख का सबसे बड़ा ड्रामा बनने जा रहा है और ये ड्रामा सलाहुद्दीन अय्यूबी, ये वो ड्रामा है जो मुसलमानों को एक बार फिर सफ़े अव्वल में लाके खड़ा कर देगा। मज़े की बात यह है कि इसमें पाकिस्तानी प्रोड्यूसर्स, पाकिस्तानी डायरेक्टर्स, पाकिस्तानी फ़नकार शामिल होंगे और लीड रोल भी करेंगे। मैं इस पर बात करूंगा ज़रा आगे चल के, क्योंकि जो इसके पायनियर हैं, इसके जो प्रोड्यूसर हैं, और वो मेरे साथ मौजूद होंगे। लेकिन उससे पहले पाकिस्तान इंडिया का मैच एक बार फिर बहुत अरसे के बाद एक ऐसा टाकरा होने जा रहा है कि सारी दुनिया की नज़रें इस मैच पर हैं। लगता यह है कि सबसे बड़ा मैच यही है। अब मैच के अंदर पाकिस्तानी टीम क्या खेलेगी, हम कौन सी टीम को खिलाएंगे, कौन सा प्लेयर ऐसा है जो पाकिस्तान को जितवा सकता है और कौन सा ऐसा प्लेयर है जो हिंदुस्तान के लिए मुश्किल पैदा कर सकता है, इन तमाम चीज़ों पे बात करेंगे। मेरे साथ इस वक्त स्टूडियो में आप इनकी आवाज़ सुनते हैं जब भी इंटरनेशनल मैचेस हो रहे होते हैं और मुसलसल ये लोगों को अपनी धुन में लगाए रखते हैं। डॉक्टर काशिफ अंसारी साहब क्रिकेट के बड़े सीनियर कमेंटेटर हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। पाकिस्तान की शान, बेहतरीन फास्ट बॉलर और बेहतरीन स्विंग्स फेंकने वाले जिन्होंने इजाद की फास्ट बॉलिंग के अंदर स्विंग, सरफराज नवाज साहब मेरे साथ लंदन से मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सरफराज भाई। आवाज बंद होगी, आवाज नहीं आ रही है, उनको जरा देख लीजिएगा। और नसीम राजपूत भी मुझे ज्वाइन करेंगे, सीनियर स्पोर्ट्स एनालिस्ट हैं और रिपोर्टिंग भी करते हैं। आप काशिफ भाई क्या किसको कहेंगे कि किसका पलड़ा भारी है, हिंदुस्तान का या पाकिस्तान का? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। T20 क्रिकेट है, बहुत अरसे के बाद पाकिस्तान और हिंदुस्तान के दरमियान ये मुकाबला हो रहा है। कुछ भी कहना कबल अज़ वक्त है, लेकिन दो तीन चीज़ें ज़रूर कंसिडर करनी चाहिए। हाँ। सबसे पहले तो IPL के जो अभी 3-4 हफ्ते गुजरे हैं, इस दौरान पूरी की पूरी इंडियन टीम जो है वो IPL खेल रही थी और उनको कंडीशन से, पिचेस से, गर्मी से, रात में हवा में नमी के तनासुब से, घास से, हर चीज़ से शनासाई हासिल हुई है। और फिर गेंद कितनी टर्न होगी, कितनी बाउंस होगी, एडवांटेज है, बहुत बड़ा एडवांटेज है। और इन लड़कों की ट्रेनिंग एक प्रोफेशनल इंडियन प्रीमियर लीग में हुई है। ये लड़के एक प्रोसेस के थ्रू गुजर के आए, इंडियन टीम की मैं बात कर रहा हूँ, जिसके लिए इनको दिन रात मेहनत करनी पड़ी और आज वो इस स्टेज पे हैं कि अपनी अपनी टीम्स को, फ्रेंचाइजेस को जितवा सकते हैं। और जब उन तमाम फ्रेंचाइजेस के चीदा खिलाड़ियों को जमा करके इंडियन टीम तश्कील दी जाती है तो उसके अंदर बहुत बड़ी एक फाइटिंग स्पिरिट पैदा होती है और बड़ी मुश्किल है ये टीम हराना, ख़ास तौर पर दुबई और शारजा, इस तरह की, अबू धाबी की। आपने ऐसी बात कर दी है कि पाकिस्तान नहीं, मुश्किल है, नामुमकिन नहीं। पाकिस्तान के लिए भी तो घर जैसा माहौल है। बात कर रहा हूँ मैं अभी आ रहा हूँ, लेकिन इसका हरगिज ये मतलब नहीं है कि पाकिस्तान हिंदुस्तान को नहीं हरा सकता। हरगिज ये मतलब नहीं है। देखिए, प्रेशर हिंदुस्तान पर है, इसमें कोई दूसरी राय नहीं। अच्छा, 100% प्रेशर हिंदुस्तान पे। उसकी दो बड़ी वजूहत बताएं। हिंदुस्तान नहीं चाहता कि पाकिस्तान से क्रिकेट हो। हिंदुस्तान की जो इस वक्त ज़्यादातर आबादी है और मौजूदा सियासी निज़ाम में जो उनकी जहनी नशोनुमा की कैफियत है, उसके अंदर उनके और जो कुछ हो रहा है जियोपॉलिटिकली, वो खेलना ही नहीं चाहते, इसलिए उन पर दबाव है, हर तरफ से दबाव है सर। पिछले 2019 के वर्ल्ड कप में मुझे आज तक याद है, मैनचेस्टर का ग्राउंड था, सुबह के 9:30 बजे उनके एक मिनिस्टर साहब तशरीफ लाए और ऐलान कर दिया कि मैच नहीं होगा। मैं वहां बैठा हुआ कमेंट्री स्टैंड के अंदर, पता ही चला अपनी तरफ से बयान दे दिया था उन्होंने। बहरहाल कहने का मकसद मैच हुआ, फिर मैच भी हुआ, उसके बाद जो हुआ सबने देखा। लेकिन असल पॉइंट मेरा ये है कि इंडिया बहुत शदीद प्रेशर में। सरफराज नवाज साहब, ये तज्जिया आप तो पहले तो हम खिलाड़ियों की परफॉर्मेंस पे बाद में जाएंगे, लेकिन ये वाला एंगल जो है कि इंडिया प्रेशर में है, आप समझते हैं इंडिया दबाव में है? सरफराज नवाज साहब देखें, ये इतना बड़ा मैच है कि इससे पहले ये पता चला था कि जो टिकटें खुली हैं तो 1 घंटे में बिक गई थी, और हालांकि किसी टीम की टिकटें इतनी जल्दी नहीं बिकी जितनी पाकिस्तान इंडिया के मैच की टिकटें सेल आउट हुई हैं। उसके बाद अब मैच की बात करते हैं तो ये मैं कहता हूँ पूरी दुनिया में ही इंटरनेशनल क्रिकेट के अलावा एक बहुत बड़ा मैच है जहाँ सारी आइज ऑन इंडिया पाकिस्तान के मैच पे मरतूब की गई हैं कि ये मैच कैसा होगा, क्या होगा, तो इस मैच में नारेबाजी होगी, इस तरह की मुख्तलिफ चीज़ें हैं। तो मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान की
बॉलिंग और इंडिया की बॉलिंग का मुआवजा करें जी। तो वो आखिर में तकरीबन काफी है। लेकिन इंडियन जो है वो अभी, जैसे अभी बताया गया कि आईपीएल वहां हुआ है, उनको सारी कंडीशन हर चीज का ये पता है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि पिचेस कौन प्रिपेयर करेगा। आइदर ये इंडिया इन्फ्लुएंस के अंदर होंगी या आईसीसी के इन्फ्लुएंस पे होंगी। तो ये पिच बनाना हमें ऊपर पता चलेगा कि कौन सी कैसी पिच बनी है। अगर तो लो बाउंस और बैटिंग पिच बन गई तो उसमें तो फिर इंडिया का कुछ एडवांटेज जाएगा। हाँ। अगर थोड़ी सी ग्रीनिश बनी हाँ। तो फिर पाकिस्तान की बॉलिंग भी इतनी बुरी नहीं है। बिल्कुल ठीक है। मैं सरवार साहब आपकी तरफ आता हूं। नसीम राजपूत साहब, ये जो टीम है इसमें हमने मोहम्मद हफीज को, शोएब मलिक को बेहतरीन पोजीशन के ऊपर रखा है। साथ ही ओपनिंग आपके ख्याल में बाबर आजम करेंगे? मोहम्मद रिजवान अच्छा नहीं खेल रहे, क्या सरफराज अहमद को चांस मिलना चाहिए? और साथ ही ये बताइएगा, हारिस रऊफ अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे, बार बार उनको ले जाते हैं, धानी को नहीं मौका मिलना चाहिए? आप टीम क्या बनाते हैं? आपकी टीम नसीम राजपूत साहब क्या है? नसीम राजपूत की आवाज नहीं आ रही है। काशिफ भाई, आपसे ही सवाल, जनाब टीम क्या, हारिस को हमें चांस देना चाहिए, धानी को नहीं खिलाना चाहिए? किसने देखा ही नहीं, किसने खेला ही नहीं धानी को? ये बहुत बड़ा प्रेशर गेम है। अच्छा। ये सारा खेल नफसियाती खेल है। ये उन 3 घंटों की मार है कि जो उसके ग्राउंड में होने वाली है, और उसके अंदर जो शख्स, जो टीम प्रेशर बर्दाश्त कर लेगी वो टीम जीत जाएगी। धानी की जहां तक आपने बात करी, धानी इंटरनेशनल अरीना में अभी नहीं आए। हाँ। और धानी को अगर 4 चौके पहले 4 बॉलों पे लग गए खुदा ना खास्ता, तो अगली 2 बॉलें मजीद रन के लिए जा सकती हैं। हारिस रऊफ का भी कोई बहुत ज्यादा तजुर्बा नहीं है, लेकिन कम से कम काउंटी खेल के और पीएसएल खेल के, ये लोकल डोमेस्टिक क्रिकेट थोड़ा तजुर्बा ज्यादा है, थोड़ा सा उसका है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया खेलने गया है वो लड़का, उसने अच्छी परफॉर्मेंस दी है। उसके पास यॉर्कर है, उसके पास स्लो गेंद है, उसकी गेंद तेज है। लेकिन जैसे कि सरफराज नवाज साहब ने फरमाया कि अगर थोड़ी सी ग्रीनिश टिंच दे दी गई पिच को, तब तो हमारे लड़के, जिस लड़के पे नजर रखनी है वो है हसन अली। क्योंकि हसन अली को अगर ग्रीनिश टॉप पिच मिल गई, या शाहिन शाह अफरीदी को ग्रीनिश टॉप पिच, वो उड़ा देंगे। लेकिन वो होगा नहीं। होगा ये कि फ्लैट सरफेस होगी, बिल्कुल क्ले कलर्ड की पिच होगी। ये मैं अभी बता रहा हूं अल्फाज, इंशाल्लाह आपने, क्ले कलर्ड की पिच होगी, नरम होगी, उस पिच को सुखाया नहीं जाएगा, उस पर बाउंस नहीं मिलेगा, और वो बैटिंग के लिए एक तरह से डिफरेंट एंगल प्रोवाइड करेगी। स्पिनिंग ट्रैक होगा, पाकिस्तान के लिए स्पिनिंग ट्रैक खतरनाक होगा। ये बात, लेकिन पाकिस्तान के फेवर में भी तो हो सकता है। किस उसकी लिए? वजह यह है कि पाकिस्तान के पास स्पिनर्स हैं। कौन से स्पिनर्स हैं? हम आप शादाब से खेलेंगे, हाँ, इमाद वसीम से खेलेंगे, अच्छा, हफीज कराएगा, शोएब कराएगा। ना हफीज गेंद टर्न करता है, ना इमाद वसीम गेंद टर्न करता है, ना आपका शोएब मलिक गेंद टर्न करता है। आप चाहल की गेंद खेलेंगे उसके ऊपर, लेग स्पिनर आपके पास, उनके पास एक जडेजा, चाहल, और सबसे बड़ी बात, एक बात याद रखिएगा सर, महेंद्र सिंह धोनी को मेंटोर बना के वो ले गए हैं। ये आंखें खोलने का वक्त है पीसीबी के लिए, कि जिस वक्त आपको यूनुस खान जैसे लड़के की जरूरत थी कि इन बच्चों के सर पे हाथ रखता, उसको बाहर कर दिया। और जिन साहब ने बाहर किया, अगले दिन वो खुद बाहर चले गए। कब तक ये निजाम चलेगा यार? चले पीसीबी की सियासत पे आते हैं। नसीम राजपूत साहब, आपको आवाज आ रही है? नसीम राजपूत की आवाज ही नहीं आ रही है भाई, आवाज तो ठीक करवाएं। सरफराज नवाज साहब, आप इत्तेफाक करते हैं काशिफ अंसारी साहब से कि इतनी मजबूत स्पिन बॉलिंग है इंडिया की कि पाकिस्तान के लिए बहुत परेशानी खड़ी कर सकती है? हमेशा यही हुआ है कि पाकिस्तान की बैटिंग स्पिन के आगे इतना अच्छा नहीं खेली। हालांकि हल्की स्पिन वाले भी पाकिस्तान को पिछले अगर सालों में देखा जाए तो यूएई में आगे लगाते रहे हैं। तो मैं यही कहूँगा कि पाकिस्तान की स्पिन भी कमज़ोर है, और बॉलिंग अगर रिवर्स स्विंग ना हो तो उसमें फिर पाकिस्तान की बॉलिंग भी कमज़ोर हो जाती है। क्योंकि अगर पिछला मैच देखा जाए तो आखिरी ओवर में 5 चौके 5 गेंदों पे हसन अली को लगे थे साउथ अफ्रीका के खिलाफ, और उससे पहले भी देखें कि आखिरी 3 ओवर में 50 रन साउथ अफ्रीका ने किए। हालांकि वो टीम भी आउट ऑफ फॉर्म थी। तो इसमें मैं कहूँगा कि हमेशा डाइंग आवर्स में पाकिस्तान की बॉलिंग को हमेशा मार काफी पड़ती रही है। इसके पहले अगर आए ओपनिंग स्पेल, तो अफरीदी को जो फास्ट बॉलर नया गेंद करती हैं
उनको क्लोजर टू द स्टंप से बॉल करनी चाहिए और विद इन द स्टंप्स रखना चाहिए। उनकी लाइन और लेंथ ऑफ स्टंप के बाद चली जाती है, जो बैट्समैन को वक्त मिल जाता है एडजस्ट होने का। इसके ऊपर कंसंट्रेट करवाना पड़ेगा फास्ट बॉलरों को शुरू में। अगर शुरू में ये 2-3 विकेटें इंडिया की निकाल लेते हैं तो काफी इंडिया प्रेशर में खेलेगा, जिससे इंडिया की वो जो स्ट्राइकिंग रेट स्लो हो जाएगा। जी अच्छा, आज तक जो जितने भी पाकिस्तान ने T20 मैचेस वर्ल्ड कप में खेले हैं, एक बार भी धोनी को आउट पाकिस्तानी बॉलर्स ने नहीं किया है। तो आपको क्या लगता है काशिफ अंसारी साहब, पाकिस्तानी कौन सा बॉलर किस बैट्समैन को टारगेट करेगा? धोनी को, कोहली को कर लेगा। देखिए, प्रेशर कोहली पर है, प्रेशर कोहली पर है। पिछले 12 महीनों में खासतौर पे IPL के दौरान भी और इंटरनेशनल अरीना के अंदर भी कोहली परफॉर्म नहीं कर पा रहे। कोहली को ये तक कहा गया कि कप्तानी छोड़ दो, और ये तक खबरें हैं कि उनके ड्रेसिंग रूम के अंदर कोहली के खिलाफ माहौल क्रिएट हो रहा है। तो ये तमाम चीजें अपनी जगह मौजूद है। और उस ड्रेसिंग रूम की एक खबर ये भी है कि अगर किसी तरह से ये मसाइल खड़े ज्यादा हो जाएं टूर्नामेंट के दौरान, क्योंकि टूर्नामेंट लंबा है, तकरीबन 4 से 5 हफ्ते टूर्नामेंट चलेगा, तो इस दौरान उसको काम डाउन करने के लिए और ड्रेसिंग रूम के माहौल को कोहली के फेवर में रखने के लिए धोनी को लाया गया है। ये भी एक खबर टीम के अंदर की सियासत की मैनेजमेंट को हैंडल करने के लिए। एग्जैक्टली, क्योंकि धोनी अपनी इज्जत, तो ये तो फिर पाकिस्तान इसका फायदा उठा सकता है। बिल्कुल उठा सकता है, लेकिन मैंने इसे पहले अर्ज किया, ये उन 3 घंटों का खेल है। हाँ। सर, सारा खेल जो है प्रेशर का है, जिसने उसको हैंडल कर लिया। इसने उसको हैंडल कर लिया। बाबर ने अगर प्रेशर हैंडल कर लिया, 125 के स्ट्राइक रेट पे खेला, मैं 150 160 नहीं कह रहा, 125 पे बाबर खेले, 115 पे रिजवान खेले, उसके बाद सब लोग 125 130 के दरमियान खेले, या 100 के ऊपर भी खेले, आप अपनी जगह बना लोगे। लेकिन अगर बाबर आउट हो गया तो वो एक नफसियाती फैक्टर, प्रेशर आ जाएगा बहुत बड़ा। ये है मसला पाकिस्तान की बैटिंग के। नसीम राजपूत साहब, आवाज आ रही है आपको? जी बिल्कुल, पता नहीं आप कहां पर है, कल मैच है और आपके पास सिग्नल ही नहीं है। कैसी जगह, किस जगह पे आप बैठे हुए? ये बताइए, आपकी पाकिस्तान टीम, आपकी 11 क्या है? पाकिस्तान 11 क्या है कल के मैच के लिए? फैसल भाई अस्सलाम वालेकुम, डॉक्टर काशिफ अंसारी साहब अस्सलाम वालेकुम, सच्चे पाकिस्तानी है, टॉप पाकिस्तान के लिए काम करते हैं। सरफराज भाई अस्सलाम वालेकुम। देखिए 11 जो हम अब तक सोच रहे हैं फैसल भाई, वो 11 को जब हमारी आवाज नहीं आ पा रही थी, सिग्नल्स का प्रॉब्लम था, तो शाहनवाज खानी का नाम लिया जा रहा था। शाहनवाज खानी तो स्टैंड बाई में, वो तो ओरिजिनल टीम में ही नहीं है। अच्छा, दूसरी चीज, आप जेन्युइन ओपनर लेकर गए हैं फखर जमान की सूरत में, शकील खान को आप लेकर नहीं गए। अगर आप लेकर गए और वो इनफॉर्म भी है, तो भाई आपकी एक ओपनिंग नहीं चल पा रही है प्रॉपर तौर पे, और रिजवान के साथ ओपन कराओ, बाबर आजम 3 नंबर पे बैटिंग करते हो, आप 3 नंबर पर आ जाओ, ताकि स्टेबिलिटी भी मिलेगी, हमारी मिडिल ऑर्डर को भी मिलेगी। तो मिडिल ऑर्डर में नीचे एक्सपीरियंस मौजूद है। हफीज 4 नंबर पे बैटिंग कर रहे हैं, 5 नंबर पे आपके हैदर अली एक अच्छा ऑप्शन है जो डरता नहीं है, और प्रेशर में आके एक ऐसे बच्चे को खिला दो जो आगे बहुत दुनिया देखना चाह रहे हैं, बजाय आसिफ अली के। देन 6 नंबर पे आपके शोएब मलिक आके बैटिंग कर रहे हैं। अब आपने पिच देखनी है। देखो, इंडिया ने प्रैक्टिस मैचेस के लिए, वार्म अप मैचेस के लिए वो 8 स्पिनर्स के साथ मैदान में उतरा है, हम 2 स्पिनर के साथ मैदान में उतर रहे हैं, और हमारे पास जो ऑप्शन मौजूद है, अब तक हमने उनसे एक गेंद नहीं कराई, ना हफीज से गेंद कराई, ना हमने शोएब मलिक से गेंद कराई। हम जा रहे हैं शादाब खान के साथ, हम जा रहे हैं अपना इमाद खान। अगर आप पिच देख लें, अगर पिच की कंडीशन में स्पिनर्स के लिए जूस मौजूद है, तो आप 3 स्पिनर नवाज को भी खिलाएं और 2 फास्ट बॉलर्स के साथ जाएं, बजाय 3 फास्ट बॉलर्स के साथ। मेरे ख्याल में ये टीम होनी चाहिए, और देख लें कि इंडिया किस तरीके से डोमिनेट कर रहा है वार्म अप मैचेस में अपने स्पिनर्स के साथ। जी अच्छा, सरफराज नवाज साहब, हम अगर जिस तरह की सूरत हाल अब तक डिस्कस हुई है, और सारी दुनिया ये कह रही है कि जिस तरह से इंडियंस खेलते रहे, वो एनवायरनमेंट से, डे से, नाइट से, टेम्परेचर से, हर तरीके से पॉलिश्ड है, और पाकिस्तान की साइड निस्बतन कमजोर है, लेकिन दबाव इंडिया के ऊपर है उनकी इंटरनल पॉलिटिक्स की वजह से, उनकी टीम के अंदर जो पॉलिटिक्स है उसकी वजह से। हम अगर पहले बैटिंग करते हैं, पाकिस्तान पहले बैटिंग करता है, इंडिया टॉस जीतता है, पाकिस्तान को बैटिंग कराता है, या पाकिस्तान टॉस जीतकर पहले बैटिंग करता है, या जो भी होता है, अगर पहले सूरत में पाकिस्तान बैटिंग करता है, तो कितने रन्स पाकिस्तान को करने चाहिए? सरफराज साहब देखें, इस मैचेस में ये जो देखने में आया है, वर्ल्ड कप में भी देख लें, IPL में भी देख लें,
और पाकिस्तान जो पहले भी जहां खेलता रहा है, तो जो टॉस जीतता रहा है वो पहले बॉलिंग करवाता रहा दूसरी टीम को। टॉस जीत के दे नेवर यूज्ड टू बैट फर्स्ट, और उसके बाद चूंकि गेंद काफी ज्यादा गीला हो जाता है बाद में, हम सब ने देखा है। लेकिन इसमें मैं ये देख रहा हूँ कि अभी राजपूत साहब ने कहा 2 फास्ट बॉलर से जाएं, तो मेरा ख्याल है कि 2 फास्ट बॉलर से बेहतर है कि 3 से जाएं। और अच्छा। शदाब जो हमेशा हमने देखा अनफिट हो गया है और इन सीरीज में भी अनफिट आधा रहा है, तो उसको तो मेरा ख्याल है कि मैच में रेस्ट देना चाहिए। और काफी सालों से हम देख रहे हैं कि ही इज नॉट फुली फिट, टूर पे जाता है, न्यूजीलैंड गया है, अनफिट हो गया है। तो इस तरह की चीजें जो परमानेंट अगर फिटनेस नहीं है तो उसको फिर रिस्क नहीं लेना चाहिए। बिल्कुल सही है। इंडिया के खिलाफ आपके ख्याल में पाकिस्तान अगर पहले बैटिंग करेगा तो कितने रन स्कोर बोर्ड पे होने चाहिए सरफराज साहब? पहले बैटिंग तो देखें, इंडिया की तो बैटिंग आप ऐसे है बताएं, फर्ज कि करें, फिर मैं over दूसरा 200 सवाल करूंगा ना कि अगर पाकिस्तान 200 चेस करता है तो 200 रन से कम 200 रन। चाहिए। काशिफ भाई आप बताएं, अगर पाकिस्तान को पहले बैटिंग करनी पड़ जाती है, टॉस करनी जीत पड़ कर- जाती है, ये जुमला आपने सही इस्तेमाल हाँ, किया। कितने करनी पड़ जाती है तो जितने कितने ज्यादा बन सकते हैं, 200 का कोई मैजिकल नंबर ऐसा नहीं है। अगर जितने ज्यादा बन सकते हैं बनाएं, 210 220 स्कोर ऑन द बोर्ड। और इतने बड़े गेम के अंदर स्कोर लगा है बोर्ड पर तो 150 रन भी आपके लिए एक चट्टान की हैसियत रखते हैं। लेकिन जो कंडीशन दूसरी दफा बॉलिंग करने में आएगी, जो ओस पड़ी हुई होगी, गेंद ग्रिप नहीं होगा, गेंद टर्न नहीं होगा और गेंद बल्ले पे ज्यादा अच्छा आएगा, उसके लिए जितने रन पहली इनिंग में आप बना सकते हैं पहले बैटिंग करते हुए बना लीजिए। अच्छा, अब आते हैं नसीम राजपूत साहब, पाकिस्तान कितना रन, अगर पाकिस्तान को बैटिंग करनी पड़ जाती है तो कितने रन बोर्ड पे दे देगा? फैसल भाई, इन्हें बैटिंग करनी चाहिए। अगर टॉस जीत जाते हैं तो इन्हें इसलिए बैटिंग करनी चाहिए, भूल जाए ड्यू फैक्टर। आपको याद होगा लास्ट अच्छा, पाकिस्तान को बैटिंग करनी चाहिए नसीम भाई। अच्छा, कहा था, हाँ हाँ इमरान खान साहब ने भी कहा था कि टीम टॉस जीते पहले बैटिंग कर ले तो ज्यादा बेहतर होगा। हाँ। पाकिस्तान और इंडिया का मैच एक नॉर्मल मैच से हटकर है, इसका प्रेशर अपना है। बहुत सारे लोग तो पहली मरतबा इंडिया के खिलाफ खेल रहे हैं क्योंकि बाहमी सीरीज तो होती नहीं है। लेकिन इस मैच की एक खास चीज ये है कि हमारा और इंडिया का पहला मैच है। हमारा इससे पहले ना इंडिया ने टूर्नामेंट का कॉम्पिटिटिव दोनों का पहला मैच, वार्म अप मैच खेला है। तो कॉम्पिटिटिव मैच ये पहला खेल रहे हैं दोनों। कोहली के जहन में एक बात होगी कि मैं वो कप्तान ना बच जाऊं, आज तक कोई नहीं हारा पाकिस्तान के खिलाफ वर्ल्ड कप में और मैं ना हार जाऊं। बाबर आजम के जहन में ये ख्वाहिश होगी कि मैं पहला कप्तान बनूं कि जिसने वर्ल्ड कप में पाकिस्तान को हराया। तो प्रेशर तकरीबन इक्वल हो गया। मैच प्रैक्टिस पीछे बैक पे दिखाई नहीं दे रही। दूसरी चीज, मैं सरफराज से एक बात कही थी, मैं सिर्फ चीज सरफराज से मैं उस सूरत में कह रहा हूँ कि अगर स्पिनिंग ट्रैक बहुत ज्यादा है तो फिर आप चले जाएं अपने स्पिनर्स को, क्योंकि चलिए शादाब की तो हम बात कर रहे हैं, हम हफीज को भी यूटिलाइज नहीं कर रहे हैं, हम फिर मलिक को भी यूटिलाइज कर सकते हैं। अब लेफ्ट हैंड बैट्समैन सामने 2-2 ओवर तो ये दोनों भी अपने तजुर्बे से निकाल ठीक है। सरफराज साहब से एक सवाल कर लेता हूं। हम सरफराज साहब, अगर कल की टीम अब डिसाइड करें, अगर पॉसिबली यही लगती है जो मुझे नजर आ रहा है, मैं प्लेयर्स के नाम देता हूं, बाबर आजम ओपन करेंगे, मोहम्मद रिजवान उनके साथ होंगे या फखर जमान साथ होंगे, दोनों में से कुछ थर्ड नंबर पे आ जाएगा। हफीज हैं, शुएब हैं, आसिफ अली हैं। आपके ख्याल में कल वाले मैच में सबसे ज्यादा रन आप किसके बल्ले से निकलते देख रहे हैं सरफराज साहब? सबसे ज्यादा तो मुझे उम्मीद है कि बाबर आजम इज इन फॉर्म। उसके बाद हफीज तो आउट ऑफ फॉर्म है, उसका तो मुझे लगता है कि रेस्ट करा दें बेहतर है। उसके साथ शुएब मलिक को तो नंबर 6 पे भेजें तो बेहतर है। उसके बाद जो 8, 9, 10, 11 है, ये पाकिस्तान की बैटिंग बिल्कुल कोलैप्स कर जाती है। यहाँ टेल एंडर आके रन नहीं करते, यहाँ कुछ करना चाहिए। स्वाय कभी कभार जो ये आपका फास्ट बॉलर है हसन अली मार देता है। जी, हसन अली मार देता है 2-4 लंबे, हसन अली कुछ मार देता है। तो अब ये देखना होगा कि अब वहाँ करना क्या है। मिडल ऑर्डर भी हमेशा आपका कोलैप्स होते ही नजर आया है। वहाँ भी कोई आदमी, शोएब मकसूद अब अनफिट है, वहाँ वो कोई स्कोर कर लेता था। अब उस तरह का हार्ड हिटर हमें कहाँ मिलेगा? काशिफ भाई, क्या आप क्या समझते हैं, क्या हम किसके बल्ले से चौके छक्के देखेंगे कल? शोएब मलिक आपकी टीम को एंकर करेगा कल इंशाल्लाह। अच्छा, वो एंकर करने की सलाहियत रखता है। बाबर पे प्रेशर है, रिजवान आउट ऑफ फॉर्म है, फखर
वैसे ही परेशान शुएब है। को तो आप लेकर नहीं जा रहे थे, शुएब को तो ये आप हमेशा लेकर यही होता है ना। हाँ। जावेद मियादाद को भी तो लेके नहीं जा रहे थे आप वर्ल्ड जो कप टीम में। में था ही नहीं वो परफॉर्म जी, करेगा वही आपके ख्याल में? परफॉर्म अच्छा। वही परफॉर्म करेगा क्योंकि आखिरी वर्ल्ड कप है। हाँ। अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दी उसने सीपीएल में अभी रिसेंटली, लेकिन प्रेशर उसके ऊपर है और उन पिचेस का वो आदी है, स्पिन्स को बेहतर खेलता Confidence है, बड़ा अच्छा होता है। कॉन्फिडेंस बहुत है उस लड़के के अंदर, और अंग्रेजी में एक जुमला कि नथिंग टू लूज, वो खेलेगा। अच्छा, जहां तक सवाल रहा आपके बॉलर्स का, तो मैं ये चाहता हूं कि खुदारा शादाब को घर बैठा दें, उस्मान कादिर को मौका दें और उसके बाद मोहम्मद नवाज को खिलाएं। लेफ्ट आर्म लेग स्पिनर स्ट्रेट जब गेंद करता है तो वो रूम नहीं देता उसको खेलने के लिए, बैट्समैन को दिमाग इस्तेमाल करना पड़ता है और जरा सी गलती उसके लिए मुश्किलात पैदा कर देती है, चाहे वो युवराज सिंह हो, चाहे वो जडेजा हो, चाहे वो कोई भी पुराने बॉलर्स आप उठा लीजिए। 20 ओवर की क्रिकेट के अंदर ये लड़के स्टंप टू स्टंप गेंद करते हैं और उसके लिए आपको इनोवेटिव होना पड़ता है कि चौके छक्के मारे जाएं, अनलेस एंड अनटिल कि उनके हाथ से गेंद स्लिप हो रहा हो, गेंद टर्न ना हो रहा हो। लेकिन मुझे उम्मीद है जिस तरह 2015 के वर्ल्ड कप में युवराज सिंह ने तबाही फेरी थी, पूरे के पूरे वर्ल्ड कप में सबसे बेहतरीन बॉलिंग करके दिखाई थी एक पार्ट टाइम बॉलर ने। हाँ। इस वक्त भी जडेजा इनका प्रीमियर है, प्रीमियर क्योंकि जडेजा जो गेंद करता है उसको खेलने के लिए इनोवेशन की जरूरत है और दुनिया का हर बैट्समैन जो है वो उस तरह की सलाहियत नहीं रखता। नसीम राजपूत साहब, 1 मिनट बाकी, ये बताइए कि कौन सा बॉलर पाकिस्तान की तरफ से विकेट्स लेगा, कौन आउट करेगा विराट कोहली को? मेरे ख्याल से शाहीन शाह अफरीदी से मुझे बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन है कि शाहीन शाह अफरीदी जो है वो अपना रोल प्ले करेगा। जैसे अभी एक बात काशिफ भाई ने की थी, देखिए उस्मान कादिर, शाहनवाज दानी आपके रिजर्व में, इनको तो हम टीम में ला ही नहीं सकते, ऑलरेडी हमें इन्हीं में से चॉइस करना है जो मौजूद है। और बैट्समैनों में आपने बात की थी, मैं दुआ कर रहा हूँ कि अल्लाह करे फखर जमान रन करे, वही 200 रन तक पाकिस्तान को पहुंचाने वाला बैट्समैन है, वरना नीचे जब तक शुएब मलिक की आती है, जब तक खासे ओवर गुजर गए होते हैं, तो अल्लाह करे कल फखर जमान चले तो इंशाल्लाह पाकिस्तान का सर फखर से बुलंद होगा। इंशाल्लाह इंशाल्लाह इंशाल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया सरफराज नवाज साहब, बहुत बहुत शुक्रिया नसीम राजपूत साहब, बहुत जबरदस्त। लेकिन पाकिस्तानी कौम दुआएं कर रही है, हर तरफ दुआएं हैं, पूरी कौम एक है हिंदुस्तान को हराने के लिए। ब्रेक ले रहा हूं, ब्रेक के बाद एक और बहुत बड़ा मार्का, दुनिया का सबसे बड़ा ड्रामा बनने जा रहा है, सलाहुद्दीन अय्यूबी। उसके प्रोड्यूसर मेरे साथ ब्रेक के बाद मौजूद होंगे। लेते हैं ब्रेक। वेलकम बैक। दुनिया की तारीख का सबसे बड़ा ड्रामा सीरियल बनने जा रहा है और सबसे बड़ी बात इसमें यह है कि पाकिस्तानी हर रोल के अंदर है, प्रोड्यूसर भी, डायरेक्टर्स भी, और ये टर्किश और पाकिस्तानी मिलकर ये ड्रामा बना रहे हैं। फातिहा सलाहुद्दीन अय्यूबी। अब सवाल बहुत सारे हैं। मैंने कुछ वीक पहले इंटरव्यू किया था, जिन साहब का इंटरव्यू किया था उनके इंटरव्यू के चंद लम्हों के बाद वो मिलियंस में चला गया और व्हाट्सएप पे चलना शुरू हो गया कि क्या अर्तुगरुल से बड़ा ड्रामा बन रहा है। और फिर सवाल के जवाब ये थे कि हाँ उससे बड़ा बन रहा है और पाकिस्तान में ऑडिशंस होंगे, टीम, टर्किश टीम, पाकिस्तानी, सब लोग यहाँ जमा होंगे और ये सब कुछ होगा। लोगों ने कहा भाई बातें होती हैं, होगा नहीं होगा, लेकिन अभी हो रहा है, ऑडिशंस हो रहे हैं। जो इसमें मेन रोल प्ले कर रहे हैं, यानी कि पाकिस्तान में ये टेक्नोलॉजी, ये सारी चीज़ें लाने वाले अंसारी फिल्म्स एंड शाह फिल्म्स, ये जो कॉम्बिनेशन है, टर्किश की बात मैं उन्हीं से करूंगा, लेकिन ये दो वो पाकिस्तानी डॉक्टर्स जिनके ऊपर आप प्राउड फख्र कर सकते हैं, उनमें से एक मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर काशिफ अंसारी साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसे? पूरी पाकिस्तानी कौम आप पर फख्र करती है, क्रिकेट के कमेंटेटर तो आप है ही, लेकिन अब यह है कि कितना बड़ा ड्रामा बनने जा रहा है। लोग कह रहे थे ऐसी बातें हैं, लेकिन जब आप यहाँ आ गए, वजीर आजम पाकिस्तान से मुलाकात हो गई, उन्होंने कहा बनाएं, और उस तरफ से तैयब उर्दगान भी साथ हैं, और 240 एकड़ रकबे के ऊपर ये सिटी बनने जा रहा है। ये खुद ही जहन के अंदर एक बहुत बड़ा विजन क्रिएट कर रहा है। लेकिन सबसे पहले बताएं कि एक डॉक्टर की हैसियत से, मैंने पहले भी आपसे सवाल पूछा था लेकिन ज़रा तफसील से, कि डॉक्टर की हैसियत से आपका क्या ताल्लुक कि आप सलाहुद्दीन अय्यूबी के ऊपर बनाएं? अच्छी बात है वैसे बना रहे, लेकिन कॉन्सेप्ट क्या था आपका? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फैसल भाई बहुत शुक्रिया, पहले भी आपने अपने एक खूबसूरत प्रोग्राम का हिस्सा बनाया और लाखों करोड़ों लोगों तक आवाज़ हमारी पहुंचाई। देखिए, कॉन्सेप्ट वो है जो कलमे का कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट वो है जो अल्लाह की वहदानियत का कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट वो है जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत का कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट वो है जो अहादीस का कॉन्सेप्ट है। जब से इस्लाम वजूद में आया है, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत मुबारका के बाद
खुलफ़ा राशिदीन का एक सिलसिला रहा, और खुलफ़ा राशिदीन के बाद से बहुत से लोग, बहुत से फ़ातिहीन, बहुत से हुक्मरान, बहुत से मुबल्लिगीन मुख्तलिफ़ वक्तों में आते चले गए। और वो जो 1200 आज तक अगर हम गिने तो तकरीबन 1200-1300 साल के अरसे के अंदर अगर एक नाम कोई लिया जाए, वैसे तो बेशुमार नाम है आपके जनाब बर सग़ीर की ज़मीन के ऊपर भी हैं, अरब के अंदर भी हैं और तुर्की की तरफ भी है, सल्तनत उस्मानिया भी है, लेकिन अगर कोई एक ऐसा नाम लिया जाए कि जो फ़ातिह बैतुल मुक़द्दस और जेरूसलम है और जिसने अपनी ज़िंदगी को कुरान और सुन्नत के नाम वक्फ कर दिया हो, वो शख्स है सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी। और ये मैं नहीं कहता, वाह, ये गोरा भी कहता है। ये गोरा, काला, चपटा सब कहते हैं, सारी तहकीक के बाद ये कहते हैं। तो मेरे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पे अमल करना, आज के दौर में जब लोग मुझसे ये कहते हैं कि नामुमकिन है, कैसे करेंगे, वो तो पुराने वक्तों की बातें थी, वो तो ये था, वो तो ऐसा नहीं है। साजिशें उस वक्त भी थी, साजिशें आज भी हैं। अब बैक बाइटिंग पहले भी थी, बैक बाइटिंग आज भी है। झूठ पहले भी था, झूठ आज भी है। अकरबा परवरी पहले भी थी, वो आज भी है। हाँ। उसी तरह से बस शक्लें तब्दील हो गई हैं, उन लोगों की चेहरे बदल गए, लेकिन हरकत और सकनात सिचुएशन वैसे ही है, बिल्कुल वैसे ही है, बिल्कुल 1% तब्दील नहीं। चले अब ये बताएं कि पाकिस्तानी प्रोड्यूसर डायरेक्टर जुनैद अली शाह साहब आपके साथ, आपके दोस्त, आज मुलाकात भी उनसे हुई, कौन कौन से टर्किश टीम्स आपके साथ काम कर रही हैं, ये कोलैबोरेशन है क्या है ये? सबसे पहले तो अल्लाह ताला का बड़ा एहसान कि उन्होंने डॉक्टर सैयद जुनैद अली शाह साहब को इस मिशन में मेरे साथ शामिल किया है। बल्कि अगर यूँ कहा जाए कि मैं उनके साथ शामिल हुआ तो ज़्यादा मुनासिब होगा, क्योंकि उनके वालिद की जो खिदमात हैं इस पूरे मुल्क के लिए और जो सबको पता है, और वो आइंदा आने वाली नस्लें भी उसको नहीं भुला सकती। तो हम दोनों इस साथ लेके एक दूसरे को चल रहे हैं। कभी मैं डाउन होता हूँ तो मेरी हिम्मत बढ़ाते हैं, कभी वो थोड़ा सा परेशान होते हैं तो हम गुफ्तगू करते हैं। फिर इसमें हमारे साथ जो हमारे बहुत अच्छे दोस्तों में अदनान सिद्दीकी साहब, हुमायूं सईद साहब इस कारवां का हिस्सा हैं और कारवां का हिस्सा थे और आइंदा भी रहेंगे इंशाल्लाह। तुर्की में जो हमारी प्रोडक्शन टीम है उसके अंदर जो हमारे डायरेक्टर हैं, फाउंडर हैं, एक्ली फिल्म्स के नाम से वो चला रहे हैं। एक्ली फिल्म्स ने पायंत अब्दुल हमीद बनाया, एक्ली फिल्म्स ने यूनुस एमरे ड्रामा बनाया, एक्ली फिल्म्स ने द ग्रेट सेल्जूक बनाया, एक्ली फिल्म्स हज़रत अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह की हयात तैयबा के ऊपर एक सीरियल तैयार किया है जो इंशाल्लाह अंदर चंद हफ्तों के अंदर आपको टेलीविज़न पे डब नज़र आएगा। अच्छा, ये इनकी खिदमात हैं। और उसके बाद फिर उन्होंने, अच्छा ये जो ड्रामा है ना, बल्कि ड्रामा ना कहें, इसको आप एक मिशन कहें। ये हर एक तुर्की के प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, हर किस्म के आदमी जो इस फील्ड से मुंसलिक है उसका एक ड्रीम है, उसका एक ख्वाब था। मैं बड़े बड़े नामों से मिला, सब नामों से मिला जो वहां के बड़े बड़े लोग हैं डॉक्टर जुनैद अली शाह के साथ, और आखिरी में हमने ये फैसला किया कि जिस शख्स के दिल में खौफ खुदा हो, उनके साथ करें। जो शख्स अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुशनुदी के लिए काम करना चाहे हम उनके साथ करेंगे, और उसमें अमेरिकॉनिक साहब सरे फहरिस्त थे। अच्छा, अब मैं $1 मिलियन क्वेश्चन अभी कर लूं या बाद में करूं? बाद में कीजिएगा। बाद में करूं? बाद में। अच्छा, अब ये ऑडिशंस जो हो रहे हैं, जी आपके ख्याल में जो इतना बड़ा ये मिशन है, इसमें कितने पाकिस्तानी आर्टिस्टों की ज़रूरत है? तकरीबन इस वक्त एक मोहतात अंदाजे के मुताबिक, अभी कॉन्क्रीट फिगर हम नहीं दे सकते, मेरा ख्याल है कि 100 से 200 तो कम अज कम होंगे। 100 से 200 ज़रूरत होगी, क्योंकि 25% हिस्सा इस कास्ट का पाकिस्तान से आना है इंशाअल्लाह। अच्छा, जिसमें मर्द और खवातीन दोनों। 75% टर्किश, 25% पाकिस्तान। टेक्नोलॉजी ट्रांसफर हो जाएगी, लोग सीख जाएंगे काम करना। बिल्कुल, यही कुछ खान साहब ने भी कहा। हाँ। जब खान साहब के साथ बैठे और जब उन्होंने अमेरिकॉनिक साहब को देखा तो उनकी उम्र 32 बरस है, तो कहने लगे तुम इतने छोटे से उतने बड़े बड़े काम कर लेते हो। पता ही चला कि 24 बरस की उम्र में यूनुस एमरे बनाया था, जो सूफीज़म के ऊपर और कुरान और हदीस और इज्तिहादी मामलात के ऊपर जो पूरा ड्रामा है जो आज भी PTV वगैरह के ऊपर चलता है, तो उस पर काफ़ी हैरान हुए और बहुत खुश हुए। तो ये 25% कास्ट इंशाल्लाह पाकिस्तानी हुई। मुझे फ़िक्र ये है कि जिन कंडीशंस के अंदर, जिस माहौल में इस ड्रामे की शूटिंग होगी, वो शायद हमारे पाकिस्तानी एक्टर्स और एक्ट्रेसेस के लिए मौजूद वो जो आप सिटी बना रहे हैं 240 एकड़ का, वहाँ पे मौसम का, और आपको वहाँ रहना पड़ेगा, तो हमारे फनकार रह नहीं पाएगी। नहीं, अगर उनकी प्रायर कमिटमेंट्स हैं, कहीं और जा पाएंगे, मौसम की सख्तियां बर्दाश्त कर सकते हैं, घुड़सवारी कर सकते हैं, तीर अंदाजी कर सकते हैं,
नेजाबाजी कर सकते हैं, और फिर सिखाएंगे ना ये तो आप, सब सिखाएंगे, लेकिन उसके लिए कुर्बानी देनी पड़ेगी, रुकना पड़ेगा वहां पे। ना सिर्फ रुकना पड़ेगा बल्कि तकलीफें सहनी पड़ेंगी। हाँ। ये कोई सास बहू का ड्रामा नहीं है कि एक कमरे से सास आई दूसरे कमरे से बहू। हम इसमें चैंपियन है, आप इसमें ऐसे वैसे चैंपियन, बल्कि भाई साहब आप तो टिकटिकी बांध के देखते हैं, टिकटिकी बांध के पता सब है क्या होने वाला है, लेकिन वो देखेंगे तो वो नहीं है। हाँ। यहाँ पर आपको जो मेहनत करनी है, मेहनत कुर्बानी क्यों करनी है? इसलिए करनी है कि दुनिया को दिखाना है कि इस्लाम क्यों है असल मसले का हल। असल मसले का हल इस्लाम क्यों है? मुझे इसका जवाब चाहिए, आज की नस्ल को चाहिए, आइंदा आने वाली नस्लों को चाहिए। उसका जवाब कुरान ने दिया है, और उस कुरान को अपनी जिंदगी में राइज करने वाला दौर हाजिर या माजी करीब में अगर कोई शख्सियत गुजरी है तो वो सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी है। अच्छा, इमरान खान साहब ने आपसे क्या कहा, तैयब उर्दगान साहब ने क्या कहा? अब सुना है कि इनॉग्रेशन में दोनों सरबराहान होंगे, तब जाके क्या है ये सीन? दोनों का ड्रीम प्रोजेक्ट है ये, इमरान खान का, तैयब खान उर्दगान साहब का भी, और बहुत ही बेतकल्लुफी के अंदाज में उनसे गुफ्तगू हुई। इमरान खान साहब का कॉन्सेप्ट इस माशरे के लिए, इस पूरी इंडस्ट्री के लिए, इस नस्ल के लिए, आइंदा आने वाली नस्लों के लिए बिल्कुल क्लियर है, इसमें कोई दो राय नहीं है। मैं इमरान खान साहब की मुख्तलिफ पॉलिसियों पे वक्तन फ़वक्तन तनकीद करता रहता हूँ, टीवी पर, मुख्तलिफ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर, लेकिन इस मौजू के ऊपर खान साहब क्रिस्टल क्लियर हैं कि ये नस्लें हम अपने हाथों इस्लामोफोबिया, सर हम नस्ल अपने हाथों से तबाह कर चुके हैं। एक नस्ल चली गई, अब आने वाली नस्लें तबाह होने से बचाओ। बात करते हैं आप इश्यूज की, बात करते हैं औरत की, बात करते हैं हुकूक की, तो जो कुरान सिखा के गया, जो कुरान ने दिखाया और सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी जैसे हुक्मरानों ने राइज किया, वो दिखाओ, ताकि ये ड्रामे बनना बंद हो जाएं, जिसमें कि ये फला मजलूम है तो फला मजलूम है तो हम ये कर देंगे। नहीं, मेरा कुरान खोलो तो, देखो तो। और इस्लामोफोबिया की बात जहां तक आपने करी, इस्लामोफोबिया इतनी बड़ी एक कैनवस है कि अगर हम बैठे तो घंटों उस पर गुजर जाएं। इस्लामोफोबिया हमारे बच्चों के अंदर भी डाल दिया गया है, अपने आप को मुसलमान कहते हुए शर्माते हैं। वो उस नबी की उम्मत से हैं कि जो मेरे, जिसके लिए पूरी की पूरी कायनात तश्कील दी गई, बिल्कुल सही। और उस नबी की उम्मत के होने के बावजूद अपने आप को तो मुसलमान कहने में शर्मिंदगी महसूस करते हो। ये है 5th जनरेशन वॉरफेयर। डॉक्टर साहब, चंद मिनट बाकी हैं, क्विक क्वेश्चंस। मैं वो $1 मिलियन क्वेश्चन आखिर में करूंगा, जैसे आपने कहा। जी। अब किस दिन से रिकॉर्डिंग शुरू होगी, और ये बताइए कितने पाकिस्तानी इसमें सेलेक्ट हो गए, कितने बड़े बड़े फनकार सेलेक्ट हो गए, और ये भी बताइए कौन कौन फेल हो गया? बहुत बड़े बड़े नाम फेल हुए, मैं डिस्क्लोज नहीं कर सकता। उन्होंने मुझे बताया था, मैं भी नहीं बता सकता, लेकिन मैं हैरान हुआ कि ये ऑडिशन में फेल हो गए। और लेकिन उससे ज्यादा अहम बात यह कि बड़े बड़े अदाकार जो कैटेगरी ए के अदाकार कहलाए जाते हैं, वो लाइनों में लगे, धूप में खड़े हुए और पसीने बहाए और उसके बाद ऑडिशन दिया। इसे कहते हैं इंसाफ से लोगों को हुकूक की बात करना। बड़े नाम का मतलब यह नहीं है कि आप ऑटोमेटिकली ड्रामे में आ गए, इसीलिए तो आपका मुल्क इस तबाही के दहाने पे पहुंचा। प्रोसेस लेकर आ गए, प्रोसेस लेके आए हैं हम। लाइनें लगी हैं दरवाजे के बाहर, जो अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में आए हैं। अच्छा, अब ये बताइए कि किस दिन से रिकॉर्डिंग शुरू? 15 मार्च से 15 अप्रैल के दरमियान इंशाअल्लाह हमारे सेट सलाहुद्दीन सिटी की इनॉग्रेशन है, इस्तांबुल में इनॉग्रेशन है। 240 एकड़ जैसे आपने फरमाया, बिल्कुल सही है। उसमें डेमस्कस, दमिश्क भी दिखाएंगे, तो काहिरा भी होगा, तो सब अपना ये भी क्या कहते हैं इसको, अपना सिटी के अंदर सारे, जेरूसलम भी होगा, एलेपो भी होगा, बगदाद भी होगा। ये सब शहरों के छोटे छोटे सेट बनाए जाएंगे इंशाअल्लाह। और वहीं से 15 मार्च से 15 अप्रैल के दरमियान उसका इनॉग्रेशन है, जिसमें इंशाअल्लाह खान साहब भी तशरीफ लाएंगे, तैयब उर्दगान साहब भी आएंगे, और इंशाअल्लाह उसके अगले दिन वहां पर शूटिंग शुरू हो जाएगी। ये कितनी जबानों में बन रहा है, कितने सीजन और कितने एपिसोड्स? ठीक है, पहले तो 4 जबानें हैं, उर्दू, अंग्रेजी, टर्किश, और उसके बाद फिर हमारी कोशिश है कि हम इसको हिस्पैनिक में भी बनाएं। अच्छा, स्पेनिश में। अच्छा, ठीक है। अच्छा, ये बताइए कि कितने सीजन है? सीजन्स 30 पारे। 30 ये बात समझने के लिए पहले भी उन्होंने मुझसे कहा था, मैंने कहा सीजन कितने, उन्होंने कहा कुरान पाक के 30 पारे हैं, शायद ये बनता रहे और हम इस दुनिया में ना हो, ये मिशन है, इसलिए इसको ड्रामा नहीं कहना चाहिए, इसको मिशन कहना चाहिए। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, आपने सही तर्जुमा नहीं फरमाई। तो
30 इस सीजन। वक्त 3 इसलिए हमने अनाउंस किए हैं क्योंकि जो जेब की हैसियत है उस हिसाब से इस वक्त हम 3 अफोर्ड कर सकते हैं। लेकिन मुझे अल्लाह की ज़ात पे ईमान है कि ये जो काफिला चला है ये कम से कम 30 पारों को तो ज़रूर कवर करेगा, ताकि कोई आइंदा आने वाला शख्स ये ना कहे कि ये कुरान आज के दिन में काबिल नाउज़ुबिल्लाह काबिल अमल नहीं है। अच्छा डॉक्टर साहब, वो जो आखिरी सवाल जनाबे है अली, जिसे मैं बार बार कह रहा हूँ, ये मुझे पहले भी जवाब नहीं दे रहे थे, मैं ऑन एयर पूछना चाह रहा हूँ, आखिर ये किरदार जो है, सबसे बड़ा किरदार सलाहुद्दीन अय्यूबी का कौन अदा करेगा? ये टर्किश आर्टिस्ट या ये पाकिस्तान आर्टिस्ट या ये कोई कंपटीशन हुआ है, मेरिट पर सिलेक्शन होगी, सिलेक्शन हो गई है या अभी बाकी है? ना तो सिलेक्शन हुई है ना अभी ऑडिशन हुई है। इसका ऑडिशन नहीं हुआ? इसका ऑडिशन नहीं हुआ। सलाहुद्दीन अय्यूबी का कैरेक्टर पाकिस्तानी भी कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है, हाँ, ओपन मेरिट है अगर वो उसके लिए तैयार है, ज़बान पे उबूर है, अपनी जिस्मानी हालात को और जिस्मानी जिस तरह की वर्जिशें उनको करनी पड़ेंगी, जिस तरह के उनको सख्त वक्त गुजारने पड़ेंगे, उसके लिए तैयार है तो 100 बिस्मिल्लाह। लेकिन मसला ये नहीं है, क्या? मसला आपके यहाँ के तो हीरो सिर्फ लव ट्राइंगल पे खुश हैं। फैसल भाई, आपके प्रोग्राम के तवस्सुस से 22 करोड़ अवाम तक ये बात पहुंचा दीजिए कि ये दौर खत्म हो गया, हमारा एक भी आपको दफन हो गया। मैं तो सोच रहा था आप बताएंगे। ये आपका जो मीडिया के जो आपका एंटरटेनमेंट का दौर है, जो कहानियों का दौर है, जो मजलूमियत का दौर है कि औरत मजलूम है, फला मजलूम है, ये खत्म हो गया। सही, कुरान का वक्त है, कुरान का वक्त है। खोलो किताब, देखो किताब को, और अगर तुमसे नहीं खुलती तो हम तुम्हें किरदार दिखाते हैं जो जमीन पे अल्लाह के कानून को नाफिज करके कितने 40-50 साल तक करके गया। ये सबक है इमरान खान जैसे हुक्मरानों के लिए भी, मेरे लिए भी, आपके लिए भी, इंडस्ट्री के लिए भी, क्योंकि अगर नस्लें बचानी है तो कुरान को राइज करना है। और उस 5th जनरेशन वॉरफेयर है ये। खुदा के वास्ते समझिए दुश्मन की चालों को। ये दुश्मन आप पटाखे नहीं छोड़ेगा, अब ऊपर से बम नहीं गिराएगा, आपकी नस्लों को तबाह करेगा, आपके दीन को तबाह करेगा, आपकी वैल्यूज को तबाह करेगा, ताकि लोग अपने आप को वो हिजाब पहनना छोड़ दे, तो कुरान पढ़ना छोड़ दे, नमाज का मतलब भूल जाए, नबी की सुन्नत को नाउजुबिल्लाह दफन कर दे। ये चाहते थे वो, और ये चाहते हैं वो। 40 साल से इस पे काम कर रहे हैं वो, 40 साल से। आज जो चैनल आप उठा के देखें अमेरिका में, जो टेररिस्ट होगा वो कलमा पढ़ता नजर आएगा, जिस शख्स के हाथ में क्लचनकोफ होगी वो कलमा पढ़ेगा। क्यों है ऐसा? क्यों मौका दिया हमने उनको अपने घरों में घुस के नस्लें तबाह करने का? हम सास बहू पे लड़ते रहे, हम लेफ्ट ट्राइंगल पे लड़ते रहे, हम फला के साथ ये इश्क, फला के साथ ये इश्क, और उसमें हम बड़ी रेटिंगें कमाते रहे, और अपनी औलादों को दफन कर रहे हैं जिंदा अपने सामने। क्या जवाब देंगे अल्लाह को? तो आपके ख्याल में ये प्रोडक्ट कब देखी जाएगी? समर 2022 इंशाल्लाह। समर 2022 यानी कि 1 साल के बाद, 1 साल से पहले, 1 साल से पहले देखी जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा। बहुत सारी बातें अभी आपसे और करनी है, बहुत सारे इंटरव्यूज आपसे बहुत करने हैं। ये एक ऐसा मिशन आप लेके चल रहे हैं जिसमें हर पाकिस्तानी, हर मुसलमान आपके साथ है और नए ख्वाहिशात के साथ है। बोल नेटवर्क भी आपके साथ है और हम कोशिश करेंगे कि आपके साथ मजीद भी आइंदा सिलसिला। बहुत आपने दावत दी, थैंक यू। प्रोग्राम यह ख़त्म करने से पहले कि ये इस तरह के प्रोजेक्ट शायद बहुत ही चंद हों, लेकिन ये एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट बनने जा रहा है। सारे मुसलमानों को, सारे पाकिस्तानियों को इस पर नज़र रखने की ज़रूरत है, सीखने की ज़रूरत है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के ज़रिए ये प्रोजेक्ट आगे बढ़ रहा है। अल्लाह ताला इसको कामयाब करेगा। प्रोग्राम में ख़त्म कर रहा हूँ, इंशाअल्लाह कल फिर मुलाकात होगी। इजाज़त दीजिए। पाकिस्तान जिंदाबाद। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।